नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ एकनाथ शिंदे, 39 का दावा एकनाथ शिंदे का, शिवसेना के विधायकों का। दूसरी तरफ 16 बजे सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दो अर्जियां दाखिल की है। अर्जी में डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी बताया गया है। डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की शिकायत पर 16 बागी विधायकों के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन का नोटिस थमाया है। जवाब देने का डेडलाइन आज शाम 5:30 बजे का है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट चला गया है सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ। तो मामला इस वक्त चरम पर है और सियासी गर्मी महाराष्ट्र की पहुंच गई है देश की सर्वोच्च अदालत तक। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, एक तरफ बाप पर पूरी लड़ाई आ गई है सियासी जुबान की, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला होगा। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, मौसमी सिंह मुंबई से जुड़ रही हैं, हमारे साथ कपिल सांकला इस वक्त मौजूद हैं और विकास गुप्ता हमारे साथ वकील। 2 वकील भी हमारे साथ हैं, उनका भी पक्ष जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए कितनी देर में सुनवाई, और अगर ऑनलाइन सुनवाई सुन पाएंगे दोनों पक्ष, वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। ये वो वाला लाइव टेलीकास्ट नहीं है जो टीवी पे होता है, ये वो वाला लाइव है जिसमें दोनों पक्ष के वकील गुवाहाटी मुंबई दोनों जगह कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख पाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। हाँ, ये कुछ वैसा ही मामला है जो पिछले 2 साल से कोविड संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें पक्षकारों के वकील वो ऑनलाइन जुड़ते हैं और वहां से बात होती है। चूंकि अब ये हाइब्रिड सुनवाई चल रही है जिसमें कुछ वकील जो यहाँ आ सकते हैं वो फिजिकली अपीयरेंस देते हैं, और जो नहीं आ सकते हैं जैसे हरीश साल्वे लंदन में हैं तो वहां से ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इसको हाइब्रिड सुनवाई कहते हैं, जिसमें जो लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं वो लोग बाहर से ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो ऐसे में कोई भी वकील, इस मामले से जुड़े हुए वकीलों को उनके लिंक मिलते हैं और वो लिंक वहां पर इस्तेमाल करके उससे लोग वहां देख सकते हैं, जिससे हम लोग जब से कोविड संकट शुरू हुआ है तो हम लोग भी या तो मोबाइल पर या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा प्रेस लाउंज है वहां पर हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। क्योंकि अभी तक एक्सेस नहीं है अंदर जाने का, लेकिन हाँ, लिंक के थ्रू हमारा एक्सेस है। हम वहां पर जाते हैं लेकिन हम ना कुछ बोल सकते हैं, ना हमारी शक्ल आती है, लेकिन हाँ, हम उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ऐसी इस तरह की सुनवाई होगी। इसमें हो सकता है कि जिस वकील को लिंक मिले हो वो वहां पर उस लिंक से सुनवाई को खोले स्क्रीन पर, और वहां सारे विधायक उसको देख सकते हैं। ये लगभग 2 साल से 2.5 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है। तो इसके जरिए वो लोग वहां पर उसमें शामिल हो सकते हैं, वो इसके साक्षी हो सकते हैं कि आखिर मामले में सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ी। जहां तक बात है इससे पहले के मामलों की, कर्नाटक का मामला जिसमें आधी रात को सुनवाई हुई थी, तो बहुत सारे विधायक यहीं मौजूद थे, यहीं आ गए थे और उनके पार्टी के लीडर्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब आधी रात की सुनवाई थी। सुबह 5 बजे हम बाहर निकले थे यहाँ से। जी, आप कुछ कह रही हैं हरीश साल्वे जी? मैं ये कह रही थी कि हरीश साल्वे, आपने बताया कि वो लंदन में मौजूद है, लेकिन जो देवदत्त कामत है क्या वो पहुंच रहे हैं? अभिषेक मनु सिंह, कौन से लॉयर्स पहुंच रहे हैं कोर्ट? अभी क्लियर हो पाया है संजय? देवदत्त कामत जी के बारे में तो ये है कि वो शायद फिजिकली यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में कल तक मौजूद थे। और अभिषेक मनु सिंघवी भी शायद फिजिकली आ सकते हैं यहाँ पर, चूंकि अभिषेक मनु सिंह भी पहले भी कई मामलों में यहाँ पर फिजिकली अपीयरेंस उन्होंने दिया है और दिल्ली में रहते हैं। तो मुकुल रोहतगी जी भी ऑफिस में कोर्ट में फिजिकली अपीयर होते हैं, चूंकि पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने उनसे मुलाकात और बात की थी। तो अगर वो दिल्ली में हैं तो वो लोग दिल्ली में फिजिकली आएंगे, लेकिन जो लोग बाहर हैं, बॉम्बे में हैं या गुवाहाटी में हैं या कुछ ऐसी जगह हैं, वो ऑनलाइन यहाँ पर अपीयरेंस अपनी देंगे और यहाँ अपनी दलीलें ऑनलाइन रखेंगे। फिलहाल दोनों तरह की बातें हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 2/3 हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट है, यानी उनके वकील इस पर ही अपनी दलीलों को आधारित करेंगे। जबकि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप का यह कहना है कि सिर्फ 2/3 विधायक होने से नहीं होता है, पूरी तरह से या तो ये पार्टी ये गुट किसी में मर्जर करे या शिवसेना किसी दूसरी पार्टी में मर्जर करे, तो संविधान और कानून के हिसाब से तभी इनको अयोग्यता से बचाव मिल सकता है, ये बच सकते हैं, अदरवाइज इनको अयोग्य होना ही पड़ेगा। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है जिसमें यह कहा गया कि आजकल ये ट्रेंड देखने में आया है कि लोग 2/3 मिलकर वो
पार्टी छोड़ देते हैं, सरकार गिरा देते हैं, लेकिन अगली बार वो चुनाव जीतकर फिर आ जाते हैं। लिहाजा कम से कम 5 सालों का पार्टी छोड़ने वाले या इसका व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में जिन लोगों को पार्टी से निकाला जाता है, उनके निलंबन या उनके इस्तीफे के बाद 5 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। इस पर अभी तक सुनवाई नहीं, बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। ठीक है संजय, आप बने रहिए। हर खबर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से आपको संजय देंगे। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। तैयारी हो रही है क्या? लाइव टेलीकास्ट जो वहां पर लिंक मिलेगा उससे वो प्रोसीडिंग्स देख पाएंगे वहां पर मौजूद विधायक? श्वेता जी, बस अब प्रतीक्षा उसी बात की हो रही है अंजना, और अब एक एक पल उसका ध्यान से देखेंगे। जब लिस्टिंग हुई और थोड़ा सा समय उसमें लगना था, तैयारियां तब भी इनकी संपूर्ण थी कि किस तरीके से एक साथ बैठकर ये देखते रहे उस समय, क्योंकि उसके साथ ही इनकी रणनीतियां आगे की तय होती जानी है। तो यहाँ पर जितने भी बागी विधायक हैं, भले ही उनकी संख्या यहाँ पर देखिए कल एक और उसमें इजाफा हो गया, और अब ये भी कहा जा रहा है इन सब के बीच से कि मुमकिन है कि 2 और विधायक इनके साथ जुड़ जाएं। तो इस समय जो यहाँ के हालात हैं और जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, पूरा इन सबको विश्वास है, जब इनसे आप बात की है अंजना, कि इनको विश्वास है कि अदालत के जरिए ही कोई नतीजा ऐसा निकलेगा जो इनके पक्ष में चला जाए, क्योंकि गुवाहाटी कब तक और चौपाटी वापस कब, ये सवाल सबके मन में है। वो जानते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो अब मुंबई वापसी का जो रास्ता है वो अदालत के निर्णय से और अदालत के रुख से जरूर निकलने वाला है। अंजना बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से चलते हैं, एक बार आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाणे से, मौसमी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। चौपाटी तो पहुंचना ही पड़ेगा, ये कह दिया था संजय राउत ने, लेकिन सवाल यह है कि उधर एकनाथ शिंदे गुट भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ठाणे में एकत्रित हो रहे हैं। दूसरी तरफ इधर बीच बीच में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इमोशनल कार्ड, गुस्सा, पूरा खेल चल रहा है, सियासी ड्रामा फुल वॉल्यूम में है। मौसमी अंजना, आप भी चौपाटी जाते जाते गुवाहाटी तो नहीं चले गए? मतलब मुझे लगा कि आप आशुतोष से सवाल करने वाली हैं और फिर मुझसे कर लिया। पर महत्वपूर्ण बात यही है अंजना, मामला सारा खेल जो है जगह का है। लगातार जिस तरह से बोला जा रहा है, सीधे तौर पे संजय राउत कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। तो जिस तरह से आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में घट रहा है, जो चल रहा है, उसका असर आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर उद्धव कैंप को झटका मिलता है तो शायद यही कहा जाएगा कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। तो वो हाल है और सांसें अटकी हुई है, सांसें अटकी गुवाहाटी में भी है, और शायद लाइव प्रसारण यहाँ पे भी देखा जा रहा होगा। हर वक्त हर मोड़ पे क्या सियासी दावपेच होता है, क्या कानूनी दावपेच होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद हो कि जब उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई थी तो उस समय ऐसा तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी में एक्शन लिया जाएगा। पर तभी भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम एक बारी कानूनी दावपेच समझ लेते हैं। तो फूक के कदम दोनों पक्ष रख रहे हैं, और आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। खबर आ रही है मौसमी, मैं आ रही हूँ मौसमी। अशोक भी हमारे साथ बने, गुवाहाटी में बैठा हर विधायक हमारा करीबी, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से मोहब्बत। लेकिन वही मामला हो गया है कि सब जाकर बैठ गए हैं गुवाहाटी में, और अब चौपाटी से ललकार रहे हैं संजय राउत। गुवाहाटी के होटल में क्यों बैठे हो, ये भी वो कहते हैं। यहां तक कहते हैं कि छुरा आपने पीठ में हमारे डाला है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो सब हमारे करीबी हैं, एकनाथ शिंदे भी हमारे करीबी हैं, ललकारते भी हैं। रोड टेस्ट, फ्लो टेस्ट की बात करते हैं। जल्दी से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर अशोक आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होगी। क्योंकि सवाल यह है कि आप शव तक चले गए, आपने कहा वो जिंदा लाशें हैं, उनके शव आएंगे, हम विधानसभा भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए, और फिर अब बीच बीच में कहते हैं करीबी भी है। मामला पूरा उलझा हुआ है। सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। समझ लीजिए, आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से।
महाराष्ट्र से लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आप जिंदा लाश बन गए। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी है। जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। संजय राउत की बातें आपने सुन ली। कल की बात के बाद थोड़ा आज अलग समझाने के वो मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन संजय राउत उनके भाई सुनील राउत भी अब बोल रहे हैं। आपको बताते हैं, उन्होंने कहा है मैं मरते दम तक शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। संजय राउत के छोटे भाई एमएलए सुनील राउत का यह बयान है। और सुनील राउत ने आज तक से खास बातचीत की है। मैं गद्दारों का चेहरा देखने गुवाहाटी क्यों जाऊं? सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील राउत, एमएलए हैं, संजय राउत के भाई। है यहाँ कुछ भी हो सकता है। शिवसेना के एमएलए सुनील राउत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाएं कल से गर्म है कि सुनील राउत भी रेबल कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। गुवाहाटी का टिकट काट लिया है आपने भी? अरे आपके सामने खड़ा हूँ सुनील राउत। हाँ। गुवाहाटी क्यों जाएगा सुनील राउत? हाँ। हम तो बाला साहब के सैनिक है, शिवसेना उद्धव जी ठाकरे के सैनिक है। हम क्यों गुवाहाटी जाएंगे? तो फिर ऐसी बातें क्यों फैल रही है? ये मीडिया और वहाँ से ये कंफ्यूजन निर्माण करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक संजय राउत मेरे बड़े भाई है। हाँ। तो लोगों में कंफ्यूजन होना चाहिए कि बाबा सुनील राउत भी जा रहे हैं। हाँ। मैं क्यों जाऊँ? हर रोज कहा मेरे पास क्या है? हाँ। लोग बोलते हैं वो कोई पैसा लेके, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास क्या है, तो मेरे पास संजय राउत है, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे है, जो हमारे नस नस में है, हमारे खून में है। तो हम गुवाहाटी क्यों जाएंगे? हम आयुष्य के आखिरी क्षण तक हम शिवसेना। लेकिन हर रोज संख्या भी तो कम होती जा रही है। कल उदय सामंत भी चले गए। बढ़ जाएगी संख्या बढ़ जाएगी। आप देख लो, मुंबई में आने दो, सब आएंगे हमारे पास। बाकी विधायकों की तरह आपको भी शिकायत है कि आपको फंड नहीं मिल पाया? 50 में से मैं बोलता हूँ 70% शिव आमदारों का विश्वास आज भी उद्धव जी ठाकरे के ऊपर है। जब मुंबई में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, तो आपको समझेगा कि सब लोग उद्धव जी के पास। आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बराबर फंड मिला? सबकी शिकायत भी सबको आ रहे, सब जितना फंड हमको महाविकास आघाड़ी में मिला है हमको पहले। संजय राउत के छोटे भाई एमएलए सुनील राउत का बयान, जिसमें कह रहे हैं गद्दारों का चेहरा देखने के लिए गुवाहाटी क्यों जाऊं, मैं उद्धव ठाकरे के साथ रहूंगा। अशोक, बात अब पोस्टमार्टम तक पहुंच गई है, लेकिन यहां पर तो पब्लिक पोस्टमार्टम उन रिश्तों का हो रहा है जो इस पार्टी में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से हो गया। अभी कैंपेन में ये सब देखने को मिलता था कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि अब ये अपनी ही पार्टी के विधायक जो कि यहाँ गुवाहाटी में बैठे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी बाप की बात आती है कि आपका बाप कौन है, अपने बाप का नाम इस्तेमाल कीजिए। और दाऊद और नवाब मलिक के रिश्तों का भी चर्चा आ गई इस पूरे एपिसोड के अंदर। और एकनाथ शिंदे ने तो यहाँ कहा कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए अगर मरना भी पड़ जाए तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन संजय राउत ने तो पिछले अगर 2-3 दिनों के बयान देखे पूरा आग लगाने की बात की है। सड़कों पर शिव सैनिक, जो पुराने तेवर होते थे शिव सैनिकों के, शिवसेना के, वो तमाम देखने को मिले हैं। पहले इमोशनल कार्ड खेला गया शिवसेना की तरफ से, लेकिन वो काम नहीं आया। तो 2-3 दिनों से पूरे तेवर बदल गए हैं। और गद्दार कहा जा रहा है, पीठ में छुरा घोंपने की बात की जा रही है कि उन्होंने छुरा घोंपा। अपने हैं, यहां से गए लेकिन छुरा घोंपा उन्होंने। और डेड बॉडीज की, जिंदा लाशों की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अंजना एक पॉलिटिकल लड़ाई सड़कों पे लड़ी जा रही है, दूसरी लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है, और उस लड़ाई के ऊपर सबकी नजरें हैं। एकनाथ शिंदे गुट कानूनी लड़ाई में, जो कानूनी बैटल है उसके ऊपर क्या निकल के आता है, उसके बाद इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना जरूर है, दोनों ग्रुपों की तरफ से, दोनों गुटों की तरफ से सड़क पे भी जंग लड़ी जा रही है। एकनाथ शिंदे तमाम प्रहार कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, जो संजय राउत या आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रहार हो रहे हैं या उनके खेमे की तरफ से। इधर एकनाथ शिंदे साफ तौर से कह रहे हैं कि हम ऐसी महागाड़ी गुट से बाहर निकालना चाहते हैं, उसी के लिए हमारी लड़ाई। हम बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसी पे चल रहे हैं। हम शिव सैनिक हैं, हम उसी पे आज भी कायम हैं। हम उसी विचारधारा की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हैं गुवाहाटी में। लेकिन इतना सच है,
अंजना की यहाँ से इनको गुवाहाटी अशोक, जाना पड़ेगा, दिलचस्प बात तो महाराष्ट्र सुनिए, जाना पड़ेगा, चौपाटी दिलचस्प जाना बात तो पड़ेगा। सुनिए, बीजेपी की जुबान पर दिल की बात आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी ने संकेत दिए हैं और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने ये कह दिया है कि अब 2-3 दिन की बात है, हम विपक्ष में है, तुम्हें जो करना है कर लो। तो ये एक संकेत बीच बीच में आ ही जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने आप को इससे बिल्कुल अलग और दूर रखने की कोशिश की है। यहां तक कि चंद्रकांत पाटिल, जो कि बीजेपी अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी साफ कह दिया था कि हम अभी स्टेक नहीं कर रहे और हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके घर की बात है, वो समझे। वो शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर दोनों वकीलों से जल्दी जल्दी एक एक दलील सुन लेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि आज किसका पलड़ा भारी कोर्ट में। सुनिए दानवे को। गेलं नाही तर याच्या इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे, मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले, तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर, कारण मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात, मी माझी भूमिका मांडली पाहिजे। खरं तर भूमिका अशा लोकांपुढे मांडतो की जे तुमच्या अवतीभोवती फिरणार आहेत, महिला आहेत बिचाऱ्या दुसऱ्या, त्यांना सांगून काय फायदा आहे, त्या तर खुश आहेत आज की खैनी। तो दानवे साहब सलाह दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि अगर कुछ काम बचे हैं तो 2-3 दिन बचे हैं, आप कर लीजिए, विपक्ष में हम 2-3 दिन के लिए हैं। एक संकेत वो दे रहे हैं। इसके सियासी मायने भी समझेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले दोनों वकीलों को हमारे साथ दिखा दीजिए ताकि जल्दी से एक एक रिएक्शन इनसे ले लेते हैं। आपके साथ में मिस्टर सांकला शुरुआत करना चाहती हूं। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, किसकी दलीलों में दम है? एक गुट ऐसा जिसमें 39 है शिवसेना के विधायक, 2/3 से ज्यादा, और उधर 16 विधायक के सपोर्ट के साथ उद्धव ठाकरे। किसका पलड़ा भारी दिखेगा कोर्ट में? मैजिक नंबर जो होता है वो 2/3 होता है, तो 2/3 का जो मैजिक नंबर है वो तो पार कर चुके हैं शिंदे और उनकी पार्टी। हाँ। तो एज फार एज पलड़ा भारी है वो तो ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जो ऑर्डर थे, जो डायरेक्शन था कि 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करो, उसको चैलेंज करा है, क्योंकि 7 दिन का वैसे नोटिस पीरियड दिया जाता है जो भी रीजनेबल टाइम होता है। तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जो 24 घंटे का वो भी चैलेंज हो रहा है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट्स में ये कह रखा है कि डिप्टी स्पीकर को इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको सही समय देना चाहिए, और जब 2/3 मेजोरिटी हो तो उसको प्रूव करने का टाइम भी देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिंदे और पार्टी का पलड़ा काफी हाई है, काफी ऊपर है। ठीक है, जो दूसरे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिखा दीजिए जल्दी से। गुप्ता जी, आपसे एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि सही समय नहीं दिया, आज 5:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रहा है। मिस्टर विकास। नहीं अंजना जी, अगर कर्नाटका की जजमेंट देखें उसमें भी यही कहा गया था कि 7 दिन का समय नहीं मिला, हाँ। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन को सही ठहराया था, और जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि अगर उसमें 3 दिन का समय दिया गया है तो वो भी पर्याप्त है। तो गिवन अंडर दी सर्कमस्टांसेस देखा जाता है कि क्या है, तो 7 दिन कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि 7 दिन का ही समय दिया जाएगा। दूसरी बात, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, अगर 1992 की केहोटी की जजमेंट को देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू स्पीकर के ऑर्डर के बाद आएगा। आप जुडिशियल रिव्यू को स्पीकर के ऑर्डर से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, और जस्टिस रमन्ना ने कर्नाटका की जजमेंट में ये भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय अपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते। तो ये दोनों परिस्थितियां उभर के आ सकती हैं कि वो ये भी कह सकते हैं कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, या एक बारी डिप्टी स्पीकर को अपना ऑर्डर पास करने। ठीक है, आ रही हूँ। संजय, सुनवाई कितनी देर में शुरू होगी? वो कह रहे हैं कि स्पीकर का फैसला आ जाता, जो कि 5:30 बजे का डेडलाइन है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होना है। पहले के एक फैसले को वो इसके लिए कोर्ट करें। जल्दी से एक लाइन का जवाब संजय।
तो इन्होंने स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने तो चैलेंज किया है कि उस पूरी प्रक्रिया को जो उनके खिलाफ शुरू की गई है उसकी बात है। और यहाँ पर जिस तरह से चीजें लगातार बदल रही हैं, यानी तेरा बाप, तो उसे महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की जनता बाप रे बाप तो जरूर कर रही होगी। बिल्कुल, एक पूरी सरकार अधर में है संजय, एक पूरी सरकार अधर में है। बिल्कुल बिल्कुल, बाप वाले बयान पर संजय राउत ने सफाई दी। राउत ने बागी विधायक गुलाब राव पाटिल के पुराने वीडियो को ट्वीट कर बाप वाले बयान पर सफाई दी है। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए, सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। शिंदे कैंप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र सरकार के वकील देवदत्त कामत की दलील, जो आज वो सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है। और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा माध्यम में। तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते नो कॉन्फिडेंस का इन लॉ, इसका कोई मायना नहीं रखता। महाराष्ट्र का सियासी संकट न सिर्फ मुंबई और गुवाहाटी में सुलग रहा है बल्कि पहुंच चुका है देश की सर्वोच्च अदालत में। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में सुनवाई की शुरुआत होगी और खास इंतजाम इस बार इस बात के किए गए हैं जो कोविड के वक्त पे भी किया गया था, और वो ये है कि लिंक से वकील अगर बाहर से है तो वो जुड़ सकते हैं। हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे गुट की सुनवाई करेंगे वो लंदन में है, वहां से जुड़ेंगे। अन्य वकील हाइब्रिड मोड में, यानी जो वकील पेश हो सकते हैं कोर्ट में वो पहुंचेंगे जो जहां पर है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो बागी विधायक है वो भी आज की सुनवाई को सुन पाएंगे और ऐसी ही सुनवाई के लिए लिंक मुंबई भी भेजा जाएगा। आइए आपको लिए चलते, आज शाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। बताया गया है शाम 6 बजे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चरम पर है इस वक्त सियासी जंग। फडणवीस के घर हलचल है और आशीष शेल्लार वहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं प्रफुल्ल पटेल। बैठकों के इस दौर में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर है, तो दूसरी तरफ श्वेता इस बात पर है कि जो विधायक वहां पर मौजूद है उनका मुकद्दर आज तय होगा, एक तरह से आगे का मामला तय होगा। तैयारी है वहां पर प्रसारण देखने की?
तैयारी है यहाँ पर अंजना, और इसके साथ ही ये भी हमें समझना होगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय तौर पर एक अलग रुख रखे और वहां पर शांत रहे, यहाँ पर भले ही हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर इस होटल पर नहीं आए, लेकिन प्रतिदिन ये नियम से एक न एक मंत्री असम सरकार की तरफ से जरूर यहाँ सवेरे से लेकर रात तक का समय व्यतीत करता है। अमूमन अशोक सिंघल जो कि बहुत विश्वस्त हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के, उनके मंत्री हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं और सवेरे किसी समय वो दाखिल होते हैं और रात के समय निकल रहे होते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी भले ही बाकी जगह पर एक चुप्पी साधे रहे और कहे कि हमें नहीं इस बारे में कोई टिप्पणी करनी है, लेकिन कम से कम जहां तक गुवाहाटी का सवाल है तो यहां पर संपर्क साधा गया रहता है हमेशा। हालांकि आज तो सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी दिल्ली की गतिविधियां, जिन्हें यहां से देखने का प्रयास किया जाएगा। अंजना, बिल्कुल, आप जल्दी से आप मुंबई एक बार चलते हैं और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, जल्दी से कमेंट। वहां उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछली बार इमोशनल कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की थी, एक बार फिर से, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड। संजय राउत की जुबान आप देखिए, अब वो पोस्टमार्टम, जिंदा लाशें, शव, ये सब पर उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे आज संबोधित करके एक बार फिर से कुनबे को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंजना, देखिए बाप वर्सेस बाप पॉलिटिक्स हो रही है और इसका जनक भी खुद उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोला था, कहा गया कि उनका जो पहले 2 संबोधन थे वो बहुत भावनात्मक थे और थोड़ा सा कड़ा रुख इख्तियार करने की जरूरत थी, थोड़ा ज्यादा सैनिकों को संदेश देने की जरूरत थी। और यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे बोले कि अगर उनको अपनी राजनीति करनी है तो मेरे बाप का नाम लेके क्यों, वो अपने बाप का नाम ले। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे संजय राउत से लेकर तमाम नेता बाप की राजनीति पे आ गए। तो कुल मिला के रुख दोनों तरफ से सख्त है और वो जमीनी लड़ाई यहाँ पे भी नजर आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन थाने में कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर अशोक और संजय के पास चलेंगे। विरासत की यह लड़ाई बाप पर कैसे गरमाई है? संजय राउत, आप बार बार बाप बदलते हैं, बाप बदलने वाले बेईमान है। बाल ठाकरे होते तो राउत को बाहर कर देते, ये दीपक केसरकर कह रहे हैं। संजय राउत, आप बार बार बाप बदलते हैं, ये मां महिलाओं का अपमान है, ये दीपक केसरकर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने कहा है। तो किस तरह की जुबान पर ये पूरी सियासी जंग पहुंच गई है वो आप देख ही रहे हैं। संजय, जैसे ही कोई हलचल हो सुनवाई को लेकर आप मुझे प्लीज बताइएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। जल्दी से अशोक, इस पर आपका एक कमेंट। और ये बार बार एनसीपी भी जस्टिफाई कर रही है और देखिए मुझे लगता है मौसमी भी मुझसे सहमत होंगी, उद्धव ठाकरे बहुत ही इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए आखिरी यही कोशिश थी कि शिंदे मान जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, शरद पवार के साथ जो संजय राउत की बैठक हुई और संजय राउत ने फोन पर उद्धव ठाकरे से भी शरद पवार की बात कराई, उसके बाद से पार्टी बहुत ही अग्रेसिव है। रोज एनसीपी के भी जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ते हैं लाइव, वो यही समझाते हैं कि ये तो तासीर है शिवसेना का, उनका मिजाज ही गर्म है, वो तो ऐसा ही करते हैं और हिंसा को इस नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमोशनल कार्ड जब काम नहीं आया तो शिवसेना अपने अंदाज पर सड़कों पे उतर गई, तोड़ फोड़ पे उतारू हुआ गई। जो पुराना उनका तेवर रहा है, जो उनका पूरा अंदाज रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने टारगेट किया जो बागी एमएलए से, उनके दफ्तरों को, उनके लोगों को। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप, ऐसी भाषा, बाप, समझा, जिंदा लाशें, ये तमाम चीजें शिवसेना उतर आई। और बाप, ये कहा गया कि हमारे बाप का नाम इस्तेमाल मत कीजिए। संजय राउत ने भी कहा, उद्धव ठाकरे ने भी कहा, संजय राउत ने कहा कि हमारा तो एक ही बाप है, उनके कई बाप है, दिल्ली में है, नागपुर में है, गुवाहाटी में, सब जगह उनके बाप है, हमारा एक बाप है। क्योंकि ये हुआ सिलसिला इसलिए क्योंकि जो एकनाथ शिंदे गुट के लोगों की तरफ से बयान आया कि हम शिवसेना बाला साहब ठाकरे करके गुट बनाएंगे, हमारी जो गुट होगा वो एक नया नाम देंगे पार्टी का या गुट का। उसके बाद से उधर से टारगेट करना शुरू कर दिया कि आप कैसे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में जाने की बात हुई कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो दूसरे को अधिकार नहीं है। उसके बाद से एकनाथ शिंदे गुट बिट डिफेंसिव हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो शिवसेना में है, हमारा वही गुट है, हम तो बाला साहब ठाकरे की जो फिलोसफी है, जो विचारधारा हिंदुत्व की, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा सिलसिला चला बाप को लेकर के, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़कों की लड़ाई पे शिवसेना उतर आई। चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, उन्होंने भी अग्रेसिव भाषा अपनाई। और संजय राउत को तो कहना था कि शिव सैनिक हमारे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि हम, वो चाहते हैं कि हम उनको कहें और वो आग लग जाएगी सड़कों पर। उसके बाद से अंजना ये कहा था संजय राउत ने, ऐसे बयान आए कि
बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से एक बार संजय, कितनी देर में हम सुनाएंगे संजय राउत और गोगावले जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं, दोनों की बयानबाजी सुना देते हैं दर्शकों को, लेकिन उससे पहले जल्दी से बताइए फर्स्ट हाफ में होगा नहीं होगा सुनवाई की शुरुआत? अभी तक आइटम नंबर 5 चल रहा है और यह आइटम नंबर 35 है, यानी अभी 30 केस मुकदमे और सुने जाने हैं, इसके बाद उसका नंबर आएगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शायद अभी आधा पौना घंटा तो आराम से लगेगा। और ऐसे में जहां तक ये बात हो रही है बाप और बाप की, तो इसमें बहुत सारी चीजें, राय साहब दानवे की जब बात सुनी तो उसमें लगा कि बीजेपी लाख कोशिश कर रही है अपनी अंदर की खुशी दबाने की, लेकिन रहीम जी बहुत पहले लिख गए कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। तो ये भी सही है कि ये लड़ाई, ये हमें शुरू के दिन से लग गया था कि इस लड़ाई को यहां आना है, और इसके बाद अगला इसका चरण होगा चुनाव आयोग, जहां ये पार्टी के निशान प्रधान और विधान पर अपनी मुहर लगाएंगे, यानी अपने कि हम असली शिवसेना हैं इसलिए हमें दिया जाए। तो वहां भी हमें ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा इस गर्मी में। मुंबई में भले बारिश हो रही हो, लेकिन यहां सियासी गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और जो आपसी रिश्तों की तलखियां और उमस है वो भी यहां पर महसूस की जा रही है। मुंबई से गुवाहाटी दोनों की गर्मी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के उस प्रांगण में जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से सुना देते अपने दर्शकों को संजय राउत वर्सेस गोगावले। तमाम मतदार बांधवांना, शिवसैनिकांना, कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्याला काही शिवसेना सोडलेली नाही, सोडायची नाहीये। आपण बाळासाहेबांचे खंदे समर्थक आहोत, दिघे साहेबांचे खंदे समर्थक आहोत, त्याच्यामध्ये भर आता शिंदे साहेबांचे, आणि अशा अनुषंगाने आपण चालूया की पुन्हा कोणालाही कसलीही अडचण येणार नाही। त्या अडचणीला आम्ही सगळे बरोबर असणार आहात। तुम्ही आता आपण सगळे शिंदे साहेबांच्या बरोबर जाऊ। ही शिवसेना आहे, लक्षात घ्या, आणि या शिवसेनेला एकच बाप आहे आणि कोणाला बाप चोरता येत नाही। आता जे काय आहे बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव, आमची बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, तुझ्या बापाचं नाव बोलले उद्धव ठाकरे, पण त्यांना एक बाप नाहीये। त्यांचे दिल्लीमध्ये 4 बाप आहेत, गुजरातला गेले तिकडे 3 बाप पाहिले मी, गुवाहाटीमध्ये अजून 2 बाप मी पाहिले, मुंबईमध्ये भारतीय जनता पक्षातून काही बाप निर्माण झाले, असे 20-25 बापाचे त्याला मराठीमध्ये बोलू नये, पण माझ्याविषयी लोक म्हणतात हा शिवराळ भाषा वापरतो। तो ये है वो सियासी जंग जो यहां पर पहुंच गई है। जल्दी से एक एक रिएक्शन दोनों वकील से, क्योंकि विकास जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए अब मामला ये है कि अगर आप नैतिकता के पैमाने पर देखें, बहुमत दिख रहा है किस तरफ है, छोटा छोटा सा जो दलीलें आज होंगी डेप्यूटी स्पीकर की याचिका पर, एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, उसमें जो दोनों तरफ की दलीलें रखी जाएंगी वो हमारे दर्शकों को बताएं। मिस्टर गुप्ता, देखिए, आपके संवाददाता ने शायद समझने में थोड़ा फेर रहा। मैंने ये कहा था कि जो नोटिस दिया गया है उस पे तो ऑर्डर बाद में ही आएगा, लेकिन उसी नोटिस को जो आज चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की जजमेंट में कहा था कि जब तक स्पीकर अपना ऑर्डर पास नहीं करता, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स एक्सेप्शनल केस। अगर एक्सेप्शनल केस कार्व आउट करके सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहती है तो वो एक अलग बात है। देखिए, दोनों तरफ से दलीलें यही हैं कि उनके पास 2/3 बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत सुप्रीम कोर्ट भी ये मानेगी कि गुवाहाटी में बैठ करके तय नहीं किया जाता। अगर आज असेंबली सेशन में नहीं है और अगर आपको असेंबली का सेशन कन्वीन करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो आपको उन नंबरों के साथ गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर गवर्नर को ये लगता है कि दूसरे पक्ष के पास, विपक्ष के पास नंबर सही हैं, तो वो हाउस को कन्वीन करने की सिफारिश कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस याचिका को सिर्फ ला करके जहां पे सभी के मन में संदेह है कि क्या मैजिकल नंबर 37 है या नहीं, क्या वो नंबर मुंबई आकर के ठहरेगा या नहीं, आप उस प्रोसेस में गुवाहाटी से बैठ करके इस पिटिशन को लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ना तो सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से निकाल सकता है और ना ही सत्तारूढ़ दल ये कह सकता है कि मेरे पास उस मैजिकल फिगर्स के कुछ लोग मेरे पास हैं। तो पेच ये भी उठता है कि अगर डिप्टी स्पीकर ने आज सस्पेंशन का या डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस दिया है, उसकी प्रक्रिया अगर सेशंस को बुलाना भी पड़ता है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिस्टर सांकला, इस पर आपका जवाब? देखिए, मैं वही चीज बोलूंगा जो पहले आप भी बोल रहे थे
कि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑर्डर क्या आएगा या डिस्क्वालिफिकेशन सही है नहीं है, और क्वेश्चन ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया गया है क्या वो सही है नहीं है, और जो समय दिया गया है क्या वो सही है नहीं है। कर्नाटक की जो जजमेंट जिसे रेफर कर रहे थे उसमें 3 दिन का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई मापदंड नहीं है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना होना चाहिए, रीजनेबल टाइम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो समय दिया गया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बोला जाएगा कि हम आना चाहते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें ये डराया गया है कि यहाँ पे लाशें बिछा देंगे या जो भी बोला गया है कि उसके बेसिस पे क्या हम आ भी सकते हैं नहीं आ सकते, तो ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मैं जो कह रहा था वही चीज फिर से कहूंगा कि शिंदे का जो ग्रुप है उसकी 2/3 मेजोरिटी बड़ी क्लियर है और इस वजह से उनका पड़ला काफी भारी है। जहां तक कि क्वेश्चन डिप्टी स्पीकर की है, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया है 24 घंटे का समय जो दिया है वो बहुत कम है। कर्नाटका की जजमेंट उनको मदद नहीं कर पाएगी। उसमें पहली बात था 3 दिन का समय दिया गया, तो क्वेश्चन ये था कि 7 दिन का ही समय देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो रीजनेबल टाइम जो होता है वो 24 घंटे कभी भी नहीं हो सकता, स्पेशली जबकि पार्टीज जो है, जो कंसर्न पार्टीज हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर है। तो पड़ला भारी है, देखते हैं क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है वो देखते हैं, हम भी यहीं पे। बिल्कुल श्वेता, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, क्योंकि अब लग रहा आधा पौना घंटा लग सकता है सुनवाई की शुरुआत में, लेकिन वहां पर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं और बीजेपी का भी किसी ना किसी तरीके से मंत्री का पहुंचना ये बता रहा है कि वहां पर सब कुछ सुरक्षित रखा जा रहा है। श्वेता, और सरकार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा अंदर ही अंदर खाने चल रही होगी, क्योंकि अंजना जिस तरह से वडोदरा वाली खबर भी हमने दिखाई थी कि वहां पर एक गुपचुप मुलाकात हो गई, तो ये सारी मुलाकातें यूं ही तो हो नहीं रही थी। कोर्ट उसमें एक कड़ी जरूर है और ये अच्छा भी है, दिलचस्प भी है कि कोर्ट ही पहला कदम है जहां से सब कुछ स्पष्ट होकर एक बार निकले, जिसके बाद आगे लोकतांत्रिक कार्रवाई आगे बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चल रही है और जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन हो या फिर जो यहां पर बागी विधायक हैं उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर उस तरीके से या तो बाइक रैली निकालना उनके घरों के सामने से, ताकि थोड़ा सा डर बनाया जाए। डर बनाने वाली राजनीति कभी भी सही नहीं होती है। राजनीति हो रही है, राजनेता है, राजनीति ही करेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि रास्ता जो है इसका वो कम से कम कुछ ऐसे रास्ते से निकले जो कि कानूनी हो, संवैधानिक हो, लोकतांत्रिक हो। लेकिन आज तो यहां पर इंतजार, अब देखिए कुछ कुछ बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इस बारिश वाली ठंडक इन सभी विधायकों को नहीं चाहिए, वो अदालती ठंडक ही चाहिए, वहीं से राहत चाहिए अंजना, और वो यहीं से आएगा। संजय, एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया जो आज होने वाली है जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद मौसमी के पास चलेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो ये 7 नंबर मैटर चल रहा है, तो ऐसे में 35 नंबर आने में वक्त तो लगेगा। इसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पोस्ट लंच ये सुनवाई आए। ये इस पर निर्भर करता है कि ये जो 23 मामले हैं वो अदालत कितनी जल्दी इसको 23 मामलों को निपटा देती है, कितनी जल्दी ये निपटते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में अगर ये इतने मामले सुने जाने हैं, 7वां मैटर चल रहा है और 35 पे आना है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पोस्ट लंच इसकी सुनवाई शुरू हो। लेकिन यहाँ कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है कि पता चला कि 5-7 मैटर बिल्कुल लगातार डेट लग गई और उसके बाद एकदम से छलांग मारकर मैटर पहुंच गया। एक सेकंड आपको टोक रही, पारस हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। पारस, क्या हालचाल है? आप देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हैं। जी अंजना, लगातार यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है। आज चौथा दिन है जब देवेंद्र फडणवीस के घर पे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से जो एमएलएज हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार मीटिंग जो है यहाँ पे जारी है। देवेंद्र फडणवीस भी निकलते हैं, चुपचाप से निकलते हैं और कहीं जाके मीटिंग करके आते हैं। चीजें जो है ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। महाराष्ट्र जो पॉलिटिक्स में हालात चल रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस का घर भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी साइलेंट खेल रही है बट खेल जरूर रही है। इसी के मद्देनजर लगातार यहाँ पे मीटिंग चल रही है। कुछ देर पहले आशीष शलार आए हैं, कुछ देर पहले गिरीश महाजन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेहद ही मुख्य पॉलिटिशियन में से एक है, मुख्य लोगों में से एक हैं। कुछ देर पहले अंदर गए हैं और लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के कोने कोने से एमएलएज यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है चीजों के बारे में। 4 दिन पहले भी कुछ मीटिंग हुई थी, उसमें बेहद ही संवेदनशील चीजों पर बात की गई थी। जब 16 एमएलए पर डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा था, उस समय भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उस पर चर्चा भी चल रही है। नजर बनाए रखिए।